वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हमें पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है। सो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। पहले चीज़ों को आपको समझना है, उसके बाद आपको नोट करना है। हेडिंग डालिए केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच 3 तरीके के संबंध के बारे में बताया गया है और आपसे पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में किस भाग में आपका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र व राज्य के बीच में संबंध के बारे में बताया गया है और इसमें 3 तरीके के संबंध बताए गए हैं। पहला आपको याद रखना है विधायी संबंध। विधायी संबंध। विधायी संबंध के बारे में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 245 से 255 तक आपका बताया गया है। दूसरे तरीका का जो संबंध है वो है आपका प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक बताया गया है। और आपका लास्ट है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 तक आपका बताया गया है। विधायी संबंध में हम कानून के बारे में पढ़ते हैं कि कानून जो आपके बनते हैं उनमें आपका केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से संबंध होता है। प्रशासनिक संबंध में हम ये पढ़ते हैं प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें कि किस तरीके से हमारा प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच में होता है। वित्तीय संबंध में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से वित्त के बारे में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होता है, जिसमें हम वित्त आयोग को पढ़ते हैं। सो आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना है विधायी संबंध, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी कानून बनता है तो कानून के मामले में केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से संबंध रहता है। सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है विधायी संबंध। विधायी संबंध में आपको लिखना है संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों को 2 तरीके से आपका विभाजित किया गया है। ये कौन से 2 तरीके हैं ये मैं आपको समझाऊंगी, तो आप लिख लीजिएगा संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है। 2 आधारों पर किया गया है। कौन से वो 2 आधार हैं? पहला आधार है आपका विषय क्षेत्र के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में दिया गया है। दूसरा आधार है आपका राज्य क्षेत्र के आधार पर, जिसके बारे में अनुच्छेद 245 में दिया गया है। अनुच्छेद 245 में दिया गया है। ठीक, आइए समझते हैं इनको। पहला है विषय क्षेत्र के आधार पर। तो आप सभी को पता है कि विषय क्षेत्र के आधार पर किस तरीके से हमारे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां आपकी विभाजित की गई हैं। हमने 3 सूचियां पढ़ी थी, केंद्र सूची और आपकी राज्य सूची और कौन सी पढ़ी थी? समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, केंद्र सूची को संघ सूची भी कहते हैं, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची। ठीक, केंद्र सूची में हमारे वो विषय शामिल हैं जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कौन? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक, केंद्र सरकार। राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर केवल और केवल राज्य सरकार आपके कानून बना सकती है। कौन? राज्य सरकार आपकी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में हमारे वो विषय हैं जिनमें हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों ही हमारे कानून बना सकती हैं। तो इस तरीके से विषय क्षेत्र के आधार पर इनके बीच में विधायी जो शक्तियाँ हैं, जैसे कानून बनाने की शक्ति, इनका विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य क्षेत्र के आधार पर। तो राज्य क्षेत्र के आधार पर जो कानून आपके केंद्र के द्वारा निर्माण किया जाता है, तो आपके जितने भी आपके राज्य हैं उन सभी पर ही आपका कानून जो है लागू होता है। ठीक है, जो कानून आपके किसी राज्य के द्वारा निर्माण किया जाता है वो केवल और केवल आपके
उसी राज्य में आपका एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि ये मान के चलिए यूपी है, ये आपका हरियाणा है, ये आपका पंजाब है, यहाँ पर आपका तेलंगाना, यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। जितने भी आपके राज्य हैं इन सभी में आपका लागू होगा अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होगा कोई कानून तब, ठीक। तो ये सभी राज्यों पर एप्लीकेबल होगा। और मान के चलिए कि कोई यूपी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, हमारे आदित्यनाथ जी ने, अगर आदित्यनाथ जी के जो गवर्नमेंट है इन्होंने कोई कानून बनाया है, तो क्या ये आपका कानून आपका पंजाब में लागू होगा? क्या ये कानून आपके हरियाणा में लागू होगा? क्या ये आपके गुजरात में लागू होगा? क्या ये आपके हिमाचल प्रदेश में लागू होगा? क्या ये आपके उत्तराखंड में लागू होगा? क्या ये आपके आंध्र प्रदेश में लागू होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं मैम, क्योंकि हमारा जो राज्य कानून बनाता है वो सिर्फ उसी राज्य में हमारा लगाया जाता है, उसी राज्य में हमारा एप्लीकेबल होता है, ठीक। तो जो राज्य आपका कानून बनाता है वो सिर्फ उसी राज्य की सीमा में लागू होता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है तो पूरे भारत जो आपका है, पूरा इंडिया जो है, इसकी सीमा में आपका लागू किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपने देख लिया कि राज्य क्षेत्र के आधार पर किस तरीके से इनका संबंध है, ठीक। अब एक आता है आपका अवशिष्ट विधायी शक्ति, जिनके बारे में अनुच्छेद 248 में बताया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। ये किस तरीके की शक्तियाँ होती हैं? अवशिष्ट विधायी शक्ति, अनुच्छेद ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 248। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संसद यानी कि केंद्र सरकार को दी गई है। हमारी राज्य सरकार को इस बारे में कोई भी शक्ति नहीं प्रदान की गई है। अवशिष्ट विषयों पर केवल और केवल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो अवशिष्ट शक्तियों पर जो हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ वो किसको दी गई हैं? ये हमारी संसद को यानी कि हमारी केंद्र सरकार को दी गई हैं, राज्य सरकार को नहीं दी गई हैं। अब ये अवशिष्ट विषय होते कौन से हैं? तो ऐसे विषय जो तीनों ही सूचियों में जिनका उल्लेख नहीं होता है, तो वो होते हैं हमारे अवशिष्ट विषय। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नए नए विषय आपके इमर्ज होते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आपकी उभरती आ रही हैं, तो उनके बारे में कानून बनाना जरूरी है। जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी है। जब आप भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण किया था, तो आप बताइए कि जब हमारी संविधान सभा ने हमारा निर्माण किया था संविधान का, तो क्या उस टाइम साइबर सिक्योरिटी जैसा कोई विषय होगा? अब साइबर सिक्योरिटी पर कौन लॉ बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, या फिर ये दोनों बनाएंगी? तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आपके टाइम टू टाइम इमर्ज होकर आते हैं। तो ऐसे विषयों को हम जो है अवशिष्ट विषय कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं हम लोग इनको हम कहते हैं अवशिष्ट विषय कहते हैं। समझ गए आप लोग? क्योंकि आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आगे चल के पता नहीं किस किस तरीके के क्राइम होने वाले हैं, किस किस तरीके की चीज़ें इमर्ज होने वाली हैं आगे चल के। तो उन्हीं जो नए नए विषय इमर्ज होंगे इन पर भी तो कानून बनेगा ना। विदाउट कानून तो ये फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो इनके बारे में कानून जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार को इसमें शक्ति नहीं दी गई है। तो ये हैं आपके अवशिष्ट विषय जो आपने समझ लिए होंगे। तो आपको लिखना है कि जब किसी विषय के संबंध में, लिखिएगा, जब किसी विषय के संबंध में संविधान की तीनों इस तरीके से लिखिएगा, तीनों सूचियों में कोई उल्लेख नहीं होता है, नहीं होता है, तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद केंद्र सरकार, इस तरीके से लिखिएगा, केंद्र सरकार को दी गई है। ये आपको नोट करना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे मैंने अभी आपको देखो समझाया है कि अगर राज्य के संबंध में कोई कानून बनाना तो हमारी राज्य सरकार बनाएगी। भैया ये सिंपल सी बात है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बनाएगी, और अगर संसद कानून बनाएगी तो पूरे हमारे भारत की सीमा पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो आपके राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के जो जितने भी विषय हैं आपके, उन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। ये संसद को शक्ति दी गई है।
वैसे देखिए मैंने आपको क्या समझाया, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट मुझे दीजिए, आपको बस समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा आपसे ये हमारी राज्य सूची के विषय हैं, ये हमारी क्या है, राज्य सूची के विषय हैं, और ये हमारी केंद्र सूची के विषय हैं, और ये हमारे क्या है, लास्ट में हमारे समवर्ती सूची क्या है, ये हमारी समवर्ती सूची है। तो मैंने आपको तो ये बोला ना कि राज्य सूची पर हमारे कानून राज्य सरकार बना सकती है, केंद्र सूची पर हमारा संसद और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। समवर्ती सूची पर हमारे राज्य सरकार और हमारी जो है केंद्र सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं, है ना। मैंने आपको अभी यही समझाया। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी हैं डियर स्टूडेंट्स, जिनके बारे में हमारी राज्य सूची के बारे में जो कानून है वो हमारी केंद्र सरकार बना सकती है। हमारी संसद को ये शक्ति दी गई है, किसको, संसद को शक्ति दी गई है कि संसद जो है राज्य सूची पर भी कानून बना सकती हैं। फिर से समझिए, मैंने आपसे ये कहा है कि वैसे तो ऐसा होता है कि राज्य सूची पर जितने भी कानून बनाएंगी वो हमारी राज्य सरकार बनाएंगी, केंद्र सूची पर जितने भी कानून बनाएंगी केंद्र सरकार बनाएंगी, समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगी। लेकिन आपकी कुछ ऐसी भी शक्तियां दी गई हैं हमारे संसद को, किसको, हमारी संसद को शक्तियां दी गई हैं कि भाई ये संसद ना राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर एक कानून बना सकती है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये कानून बना सकती है? पहला तो ये कानून बना सकती है राष्ट्रीय हित में। राष्ट्रीय हित में अगर ऐसा है तो हमारी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो आपको यही लिखना है सबसे पहला, राज्य सूची पर संसद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा, पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। देखते हैं संसद को कौन कौन सी शक्तियाँ, किन राज्य सूची के किन विषयों पर शक्तियाँ दी गई हैं कि भाई ये कानून बना सकते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है इनको अनुच्छेद 249 में कि राष्ट्रीय हित में, अगर ऐसा हमारा राष्ट्रीय हित में निहित है, हमारे राज्य कहें तो हमारे राष्ट्रीय हित में अगर कोई चीज़ निहित है तो हमारा जो संसद है वो हमारे राज्य के लिए कानून बना सकती है, ठीक। तो ऐसा अनुच्छेद 249 में कहा गया है, और इसके लिए 2/3 बहुमत की जो है आवश्यकता होती है। दूसरा जो है आपका आपातकाल की स्थिति, जो इमरजेंसी होती है, तो आपातकाल की स्थिति में भी हमारा जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 में ऐसा कहा गया है, याद रखिएगा। तीसरा जो है आपका वो है राज्यों की सहमति से। अगर राज्य कहें कि राज्यों की सहमति है कि भाई आप हम संसद को कहें कि आप कानून बना दीजिए हमारे राज्य के लिए, तो ये क्या है, राज्यों की सहमति से। तो ऐसा अनुच्छेद 252 में बताया गया है, और इसमें आपके जो है संसद कानून बना सकती हैं जब हमारे राज्य चाहें। नेक्स्ट जो है आपका अनुच्छेद 253 के अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और या करार, अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार को प्रभावी बनाने के लिए, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है तो उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी जो संसद है वो हमारे राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती हैं। तो ऐसा हमारा अनुच्छेद 253 में बताया गया है, याद रखिएगा। तो ये आपके विधायी संबंध हो गए। आपने कानून बनाने के बारे में देख लिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किस तरीके से शक्तियाँ दी गई हैं। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रशासनिक संबंध। कौन से संबंध? प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध देख लीजिए, प्रशासनिक संबंध, ठीक। प्रशासनिक संबंध के बारे में अनुच्छेद 256 से 263 में आपका बताया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 256 में बताया गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और उस पर राज्य में विद्यमान जो कानून है उनको सुनिश्चित करने और केंद्र व राज्यों को निर्देश दिए, मतलब हमारे जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को निर्देश दे सकती है। खाली इतना समझना है आपको कि हमारे जो केंद्र सरकार है हमारे राज्यों को निर्देश दे सकती हैं, ऐसा अनुच्छेद 256 में बताया गया है, ठीक। तो ये आपको नोट करना है, अनुच्छेद 256। 1 मिनट आप लोग दीजिए। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 कहता है संसद द्वारा, आई एम सो सॉरी मैं खाना बना रही थी तो आप लोगों को कुकर का थोड़ी सी आवाज़ आएगी, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में विद्यमान, उस राज्य में भी तो पहले से विद्यमान होंगे ना कानून, तो उस राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए
सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, दिया जाता है। यानी कि हमारे केंद्र के पास ये शक्ति है कि वो राज्य को निर्देश दे सकते हैं। अगला आपको अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 257। कौन सा? अनुच्छेद 257। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस अनुच्छेद में आपका कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका, देखिए प्रत्येक राज्य की अपनी एक कार्यपालिका होती है, तो प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये समझना होगा, मैं 1 मिनट समझा देती हूँ। आपके भारत के संविधान में शक्ति के पृथक्करण को फॉलो किया गया है। शक्ति के पृथक्करण का मतलब क्या होता है? शक्ति के पृथक्करण का मतलब होता है ये हमारी कार्यपालिका। क्या है? ये हमारी कार्यपालिका है। चाहे आप राज्य की कार्यपालिका की बात करें, चाहे आप जो है आपकी केंद्र की कार्यपालिका, और ये हमारी क्या है? विधायिका है, और ये हमारी क्या है? न्यायपालिका है, न्यायपालिका। ध्यान से समझिएगा, विधायिका क्या करती हैं? विधायिका का काम होता है कानून बनाना। ध्यान से समझिएगा, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना, बनाना। ठीक। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? उस कानून को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन का जो काम है, यानी कि लागू करने का काम। आपके जो कानून है इनको लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। हर काम के लिए आपके अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। विधायिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है उस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका क्या करती है? उस कानून की संवैधानिकता की जांच करती है कि हमारा जो कानून बनाया गया है हमारी विधायिका जी के द्वारा, क्या वो कानून जो बनाया गया है वो आपके संवैधानिक स्तर पर ठीक है कि नहीं है, उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। ये जो कानून बनाया गया है उससे किसी के भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। हमारी जुडिशरी का काम क्या है? ये चेक करना कि जो कानून विधायिका ने बनाया है वो संवैधानिक रूप से ठीक है कि नहीं है, उसमें संविधान का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। तभी तो फंडामेंटल राइट जांचते हैं वो, क्योंकि वो संवैधानिकता की जांच करते हैं न्यायपालिका। समझ गए आप लोग? यही आपको समझना था। अब जैसे आपकी राज्य की कार्यपालिका है और एक होती है आपकी केंद्र की कार्यपालिका। क्या होती है? केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। ठीक। एक आपकी राज्य की कार्यपालिका है, एक केंद्र की कार्यपालिका है। हमारा अनुच्छेद 257 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 257 में बोल रही हूँ, नोट करिए। प्रत्येक बच्चे का ये नोट होना चाहिए। लिखिए, लिखिए। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ठीक। तो ये आपका अनुच्छेद 257 हो गया। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 262। सो हेडिंग करिए अनुच्छेद 262। महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ाए जाएंगे, अननेसेसरीली कुछ याद नहीं रखना है। अनुच्छेद 262 भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जल संबंधी विवाद जो होते हैं उनके बारे में आपका बताता है। आपने देखा होगा कि कोई अगर आपकी रिवर है तो वो 2 राज्यों से होकर बह रही है। ऐसे ये कोई रिवर है, ये यूपी है और ये एमपी है, तो 2 राज्यों से होकर बह रही है। तो एमपी कहे कि भाई हम अपनी बेतवा का पानी आपको नहीं देंगे, हम इधर डैम बना देंगे, हम अपना पानी नहीं देंगे आपको। तो इस तरीके के जो विवाद होते हैं, आपने देखा होगा कावेरी को लेकर जो विवाद होता है, कई सारी रिवर को लेकर विवाद होता रहता है। तो जो रिवर से संबंधित जो विवाद हैं, इन विवादों का न्याय निर्णयन हमारा अनुच्छेद 262 में हमारा दिया गया है। सो 1 मिनट, मैं इसको पहले इरेज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक। तो इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद विधि बनाकर, देखिए किसको ये शक्ति दी गई है? संसद को दी गई है। अब जल संबंधी विवाद हैं तो किसके बीच में होंगे? राज्यों के बीच में होंगे। ओबियस सी बात है, क्योंकि नदियाँ किसके पास है? राज्यों के पास है ना। केंद्र सरकार की अलग से नदियाँ तो है नहीं है, वो सब राज्यों की ही हैं, राज्यों में नदियाँ हैं। तो इस अनुच्छेद में बताया गया कि संसद विधि बनाकर विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों और जलाशय आदि के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण संबंधी विवाद जो होते हैं उनके बारे में न्याय निर्णयन का प्रावधान कर सकती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। इस अनुच्छेद 1 मिनट, इस अनुच्छेद के तहत संसद विधि बनाकर
विधि का मतलब आप लोग समझते हैं ना, विधि यानी कि कानून बनाकर, अलग मत समझिएगा, ये कोई खाना बनाने की विधि नहीं है ये, ठीक है। कानून बताया जा रहा है यहाँ पर, विधि बनाकर विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों तथा जलाशयों आदि के वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान कर सकती है। ठीक, ये हो गया आपका अनुच्छेद 262। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 263, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। कौन सा? अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, तो आपको याद रखना है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कुछ चीज़ें। जैसे पहला तो आपको अनुच्छेद याद रखना है, ठीक, पहला क्या याद रखना है आपको? अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जाता है कि ये आपका इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है और इनका उद्देश्य क्या है, तो इनकी स्थापना राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। अध्यक्ष आपको याद रखना है कि पीएम होते हैं, वर्तमान में जो हमारे पीएम साहब होंगे वही इनके अध्यक्ष होते हैं। पूछा जाता है आपसे उद्देश्य क्या है इनका, तो केंद्र और राज्यों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करना इनका उद्देश्य है, यही आपको खाली याद रखना है। सो पहला आपको यहाँ पर नोट करना है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा आप लोग, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रही। अब आपको नोट करना है इनकी स्थापना, इसकी स्थापना लिखिएगा, इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, स्थापना तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अध्यक्ष हमारे पीएम होते हैं। जो वर्तमान में पीएम होंगे वही अध्यक्ष होंगे। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। यह एक कैसा निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक आयोग है। आप आयोग लिखिएगा, आयोग है, निकाय आयोग है। अगर हम बात करें इनका उद्देश्य, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे कई तरीके से इससे पूछ लिया जाता है कि कौन आपके केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करते हैं। 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, नीति आयोग, योजना आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग। तो याद रखना है अंतर्राज्यीय परिषदों का ये काम है। ठीक, केंद्र व राज्यों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करना। तो ये हो गया है इनके बारे में। अब हम बात करते हैं कौन से संबंध? वित्तीय संबंध के बारे में। प्रशासनिक संबंध आपने पढ़ लिए, आपका नेक्स्ट होना चाहिए वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध भी एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई, ये क्या है। तो वित्तीय संबंध के बारे में अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 293 में वर्णन किया गया है। आपको ये चीज़ें देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट याद रखनी पड़ेंगी आपको। वित्तीय संबंध की अवधारणा भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। पहला तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि वित्तीय संबंध की अवधारणा आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, बट यहाँ पर 2 अंतर हैं। 2 अंतर क्या है कि कराधान के आरोपित करने की शक्ति अवशिष्ट शक्ति है, ये याद रखना है, और वित्त आयोग की स्थापना, ये आपका अंतर है। सो लिखिएगा आप लोग वित्तीय संबंध की अवधारणा, वित्तीय संबंध की अवधारणा भारत शासन अधिनियम आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाया गया है। ठीक, जाकर पढ़िएगा, ठीक है। 1935 से लिया गया है, परंतु इसमें 2 अंतर हैं। कौन से वो 2 अंतर हैं? पहला है आपका कराधान के अधिरोपित
कराधान के अधिरोपण की शक्ति, कराधान के अधिरोपण की शक्ति अवशिष्ट शक्ति है। भाई अब आपको अवशिष्ट शक्तियाँ पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई हैं, अवशिष्ट शक्ति है। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है वित्त आयोग का गठन। क्या? वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो अनुच्छेद 264 महत्वपूर्ण नहीं है, 265 आपका महत्वपूर्ण है। सो 265 के बारे में आपको याद रखना है। अनुच्छेद 265 हमारा कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर आप पर नहीं लगाया जा सकता। विधि के प्राधिकार का मतलब जब तक कोई कानून नहीं बनेगा ना, कोई सी भी दुनिया की शक्ति ऐसी नहीं कि आप पर कर आपको आरोपित कर दे, कर आप पर लगा दे। उसके लिए प्रॉपर एक कानून की ज़रूरत पड़ती है। यही आपका अनुच्छेद 265 में बताया गया है। तो विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना कर का, देखिए आप किताबी भाषा को मत रटिएगा तो ही अच्छा होगा। आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आप जिंदगी भर लगा देंगे विधि का प्राधिकार नहीं समझ पाएंगे। तो इसको याद रखना है आपको। विधि का प्राधिकार का मतलब है जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक आप पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कर ना लगाया जाना, कर ना लगाया जाना। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 279A जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस 279A में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन बताया गया है। किसका? जीएसटी परिषद का। ठीक, जीएसटी काउंसिल, परिषद यानी कि काउंसिल होता है। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन, परिषद का गठन। अब हम जानते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में। सो यहाँ पर एक सब हेडिंग डालिएगा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। मैं आगे लिखने वाली हूँ। ठीक, तो लिखिए वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। भाई इसके बारे में भी जान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। पहला याद रखना है कि इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो लिखिए इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जाती है। अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष हमारे जो वित्त मंत्री होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि हमारे राज्य का भी वित्त मंत्री होता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री की बात की जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं हमारे अध्यक्ष होंगे। सदस्य आपको याद रखना है कि आपके जीएसटी काउंसिल के सदस्य क्या होंगे। तो जितने भी राज्य हैं तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री और आपके स्वतंत्र प्रभार वाले वित्त मंत्री ये आपके सदस्य होते हैं। तो लिखिएगा राज्यों के सभी वित्त मंत्री और आपके स्वतंत्र प्रभार वाले वित्त मंत्री। ओके, नोट कर लिया, इतना आपने समझ लिया आपने। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको याद रखना है अनुच्छेद 280 जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 280 का संबंध हमारे वित्त आयोग से है। सो यहाँ पर आपको लिखना है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग के बारे में। ठीक, सबसे पहला आपको याद ये रखना होता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो इनका कार्यकाल क्या होता है, यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपका इनकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसकी स्थापना लिखिएगा, इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पूछा जाता है आपसे ये आपका कैसा संस्था है, तो ये एक आपकी संवैधानिक संस्था है। लिख लीजिएगा यहीं पर, यह एक, दूसरे लाइन में लिखिएगा यह एक संवैधानिक, कैसी, संवैधानिक संस्था है। ठीक, कार्यकाल आपसे पूछा जाता है। सो वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 ईयर्स का टेन्योर होता है इनका। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यही आपको लिखना है। लिखिएगा यहाँ पर, मैं इधर नीचे लिख देती हूँ। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है और आपके 4 सदस्य होते हैं। और लिखिएगा बीच में, और 4 सदस्य होते हैं।
होते हैं, यानी कि 5 लोग हो गए टोटल अध्यक्ष शायद। ठीक, एक और आपसे क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, वो आपसे पूछा जाता है फर्स्ट आपके जो वित्त आयोग हैं इनके बारे में, तो आप नीचे ही लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। सो प्रथम जो वित्त आयोग है इनका गठन कब हुआ था और पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर विल बी 1951 एंड केसी नियोगी। सो प्रथम वित्त आयोग का गठन प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। आगे लिखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे, नियोगी लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रही नियोगी, इस तरीके से नियोगी थे। सो ये रहा आपका सारा का सारा केंद्र राज्य संबंध के बारे में। मैं आशा तो आपसे यही करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका एक छोटा सा कर्तव्य है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।